जी तो सुनाए, क्या सुनाना चाहती थी आप? मैं हमतन गोश हूँ। बाजू सीने पर लपेट कर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, मगर अब वो निगाह नहीं उठा पा रही थी। आप क्यों आप कह रहे हैं? आपका खुद कोई दीन ईमान है अब? वो कुछ देर पहले वाली जुरेज की बात का असर ज़ाहिर करने को उसको इस पॉइंट पर घेर रही थी। उसकी चालाकी वो अच्छे से समझ गया, मगर वो उसको वहीं पर घेरने वाला था जहाँ से वो भाग रही थी। हमारी फैमिली में लड़कियों की तादाद हमेशा लड़कों से कम रही। अल्लाह की तरफ से ही है, जो भी है वो दे जो, मगर मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे हम दोनों जैसे हों, गर्ल्स लाइक यू एंड बॉयज़ लाइक मी। वो 2 कदम मज़ीद उसके करीब हुआ। आपको शर्म आनी चाहिए। इसमें क्या बेशर्मी की, जस्ट बात ही की है। देख लो, 2-4 कदम के फासले पर खड़ा हूँ मैं तो। बज़ाहिर संजीदा था, मगर आंखें उसकी जो कह रही थीं वो ज़ायशा न देख पा रही थी और न देखना चाहती थी। मुझे नींद आ रही है। वो जल्दी से वापस पलटी। सुनो तो, उसने पुकारा। अगरचे उसने हाथ थाम कर नहीं रोका, मगर उसका जुबान से कह देना ही उसके कदमों को रोक चुका था। थैंक्स किस लिए? वो रुकी ज़रूर थी, मगर उसकी तरफ रुख करने की हिम्मत नहीं कर सकी। मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की पहली कोशिश के लिए वो यकीनन उसके सब घर वालों के साथ मिलजुल कर बैठने की बात कर रहा था। वेलकम। वो अभी तक रुख मोड़े खड़ी थी। मुझे उम्मीद है कि तुम ये सब मैनेज कर लोगी। मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा और तुम भी मेरे साथ जम के खड़ी रहना। वक्त और हालात जैसे भी हैं, तुम्हारे कदम उखड़ने नहीं चाहिए। ये सब बहुत अच्छे हैं, तुम भी इनके साथ अच्छे से रहना। ये मेरे अपने हैं, यही मेरा अहसास है। मैं अपने काम की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता घर को, पर तुम बहुत समझदारी से हैंडल करना। बस मेरी फैमिली के साथ अच्छे टर्म्स रखना। उसके बदले में ज़ाहिर शामिर हमेशा से हमेशा तक तुम्हारा है, मुझ समेत मेरा सब कुछ तुम्हारा। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं होगी। आहिस्ता से रुख उसकी तरफ मोड़ा। तुम ये हुक्म चलाना कब बंद करोगे ज़ाहिर शामिर? मैं तो पैदा ही हुक्म चलाने के लिए हुआ हूँ। जब तक जिंदा हूँ तब तक तो चलाऊंगा ये हुक्म। ये हुक्म मेरे साथ ही ख़त्म होंगे। बहुत फजूल बोलते हैं आप। वो घूर कर रह गई। वो फिल्मों वगैरह में तो कुछ और तरह दिखाते हैं ना, ऐसी बातों पर तो वो होंठों पर हाथ रख कर अल्लाह ना करे ऐसा नहीं कहते, वैसा कुछ करके कुछ दिखाते हैं। यहाँ तो सब उल्टा है। नॉनसेंस लोगों को गुमराह करते हैं फजूल चीज़ें दिखा दिखा कर। आपको नींद नहीं आ रही? वो जो भी कर लेती उस बंदे से नहीं जीत सकती थी। तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे नींद आ रही है और यहाँ मजीद खड़े होकर आपके साथ गप्पे नहीं लड़ा सकती मैं। इतनी जल्दी सोती हो तुम? उसने घड़ी पर टाइम देखा, 12:15 का बता रही थी। ये जल्दी है? बहुत जल्दी है। मैं तो अक्सर लेट घर आता हूँ और मेरे घर आने से पहले हरगिज़ मत सोया करना। मैं अब तुम्हारा सर फाड़ दूंगी ज़ाहिर शामिर, अगर तुमने कोई और ऑर्डर लगाया तो। तुम थकते नहीं हो ऑफिस में ऑर्डर लगा लगा कर, कि घर आकर भी तुम्हारे ऑर्डर्स खत्म नहीं होते? यार मैं तो इसलिए कह रहा था कि आकर उठाऊंगा तो कहोगी कि नींद खराब कर दी मेरी, इसलिए कहा कि इंतज़ार कर लेना, फिर साथ सोएंगे। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ भाई। एज़ यूजुअल अर्श की एंट्री बहुत गलत वक्त पर हुई थी। जायशा तो सर पर पाँव रख कर भागी। मेरे ही साथ क्यों होता है ऐसा? जब अल्लाह ताला को पता है मैं शदीद तरीन कंवारा हूँ, तो क्यों मैं ऐसी सिचुएशन में गिर जाता हूँ कि मेरे ज़ख्म हरे हो जाते हैं। अपना कंधा दे भाई, मैं अपने कीमती और कुंवारे आश्क बहाना चाहता हूँ। जुरेज के साथ कम बैठा करो और जाकर सो जाओ, रात हो गई है बहुत। हम कुंवारों ने और करना भी क्या है, सोना ही है। मुझे तो समझ नहीं आता मैं पैदा क्यों हुआ। अगर हो गया तो मेरे वाली मरजानी कहाँ रह गई? आखिर कब तक मैं लोगों के रोमांटिक सीन खराब करता रहूँगा? या अल्लाह मुझे सब्र दे और हिम्मत दे इन नमूनों को बर्दाश्त करने की। ज़ाहिर शाह उसकी दुहाइयों के बदले में बस यही कह सकता था। अब कैसी तबीयत है? ठीक है बीजान, मैं तो नहीं आ सकती, तूने भी आना छोड़ दिया। कई बार पैगाम भेजा मगर आई नहीं तू, उन्होंने शिकवा किया। दिमाग ठिकाने पर नहीं था बीजान, इसलिए नहीं आई। तो अब ठिकाने पर आ गया है क्या? यही समझ लें। बाज़ औक़ात हम सच जानने पर मुझसे रोते हैं, मगर वो सच होते बहुत तल्ख हैं। इतने तल्ख के ज़िंदगी की मिठास को ख़त्म कर देते हैं, और अगर ख़त्म ना कर सकें तो फीका ज़रूर कर देते हैं। सब उलट पुलट हो जाता है, अंदर बाहर सब बदल जाता है। इसलिए कुछ सच्चाइयाँ छुपी ही रहें तो बेहतर होता है। वो भी यही चाहता था, मगर शायद ये इसी तरह होना था। अब जबकि तुम हकीकत से वाकिफ़ हो तो फैसला भी सोच समझ कर करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मज़ीद खुद को मौज़ूए गुफ्तगू ना बनाओ और ना उसको सताओ। बीजान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वो उनकी गोद में सर रखे अश्क बहा रही थी। यहाँ हर इंसान आजमाया जाता है, कोई किसी तरह तो कोई किसी तरह। किसी को कुछ देकर आजमाया जाता है तो किसी से कुछ लेकर आजमाया जाता है, मगर आजमाइश पर पूरे वही उतरते हैं जिनका ईमान पुख्ता होता है, जिनका यकीन कामिल होता है। और जो आजमाइश पर पूरे उतरते हैं वही अपने रब का इनाम पाते हैं, और बेशक वो अच्छा बदला देने वाला है। मगर ज़्यादातर हमारे जैसे गुनाहगार वावेला मचा देते हैं, तकदीर के लिखे को कबूल नहीं करते, उसकी हिकमत अमली को जान नहीं पाते और अपना नुकसान करवा बैठते हैं। आप ही मुझे बता देती बीजान, उसने शिकवा किया। मैं बताती या कोई और बताता, क्या उससे हकीकत बदल जाती?
तब पता चलता या बात तो वही थी ना। और अगर तुम जान लेती तो क्या फैसला करती तुम? मोमिन शाह और उरद शेर एहान में से तुम किसको चुनती? मोहब्बत या इज्जत फैसला किसके हक में करती? उसने उरद शेर का नाम नहीं लिया, मगर उसने मोमिन शाह का नाम भी नहीं लिया। मोमिन शाह तुम्हें पूरे दिल से अपनाना चाहता था। वो सब जानने के बाद भी उसको तुम दोनों पर कोई शक व शुबा नहीं था कि वो सब एक एक्सीडेंट था। मगर उरद शेर को लगता था कि अगर तुम्हारी शादी मोमिन से हुई तो वो इस घर में नहीं रह सकेगा, क्योंकि जो भी हो बहरहाल इसमें रिश्तों के तकद्दुस की पामाली का एहतमाल था। सो सब ने उरद शेर को ही चुना। अगर तुम्हारी शादी मोमिन से करवा ही देते और बाद में कभी तुम्हें ये सब पता चलता तो तुम कभी उरद शेर से नज़र नहीं मिला पाती। मोमिन की बीवी की हैसियत से तुम उरद शेर की मौजूदगी में इस घर में क्या रह पाती? तुमने जितनी भी तकलीफ बर्दाश्त की, मगर उस अजियत से दो चार तो नहीं हुई ना जिसके सामने बेपर्दा हुई। आज तुम्हारा पर्दा है उससे। कल को जब मोमिन से शादी के बाद कहीं से भी ये बात तुम्हें पता चलती तो सोचो कितनी तकलीफ़ में मुब्तला होती तुम, और शायद ताउम्र इस तकलीफ़ में रहती कि तुम्हारे वजूद से मोमिन शाह के अलावा भी किसी मर्द को आशनाई है। और ये बर्दाश्त नहीं कर सका वो कि जो लड़की उसके सामने बेपर्दा हुई वो बाद अज़ां उसकी भाभी बने। एक गैरतमंद और बाहिम्मत मर्द के लिए ये किसी भी तौर पर कबूल नहीं है। इसलिए उसने तुम्हारा और अपना पर्दा एक कर लिया। अब तुम बताओ, तुम बर्दाश्त कर लेती है? अगर तुमने उसे इस हवाले से कभी नहीं सोचा तो उसने भी कभी तुम्हें इस हवाले से नहीं सोचा होगा। तुम दोनों का साथ लिखा था और शायद ऐसे ही लिखा था। अगर वो किस्मत का लिखा खंदा पेशानी से कबूल कर रहा है तो तुम क्यों नहीं? हालांकि मर्द की निस्बत औरत में ज़्यादा लचक और बर्दाश्त होती है। क्या करती तुम मोहब्बत का जब तुम पुरसकून ही ना रहती? आज कम अज़ कम तुम ज़हनी तौर पर मुतमईन तो हो ना। तुम मोमिन शाह की मौजूदगी में उरद शेर के साथ पूरे एतमाद के साथ खड़ी हो सकती हो, मगर दूसरी सूरत में तुम उरद शेर की मौजूदगी में मोमिन शाह के साथ यूं खड़ी हो सकती थी क्या? नहीं, यकीनन नहीं। जब जब तुम्हारा सामना उरद शेर से होता तुम उसी तकलीफ से गुजरती। शायद आप ठीक कह रही हैं बीजान। अब ज़िंदगी में उरद शेर के अलावा किसी भी मर्द के साथ सर उठाकर नहीं चल सकती मैं किसी भी और मर्द के शायद ऐसे मुतमईन नहीं रह पाती। हर वक्त एक खलीज से रहती और यकीनन उरद शेर की जगह कोई भी मर्द होता अगर तो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी ना कभी ये बात उसके दिल में आ सकती थी। शैतान दिल में वसवसा डाल सकता था। हाँ, मैं इस बात को आज लेकर मुतमईन हूँ बीजान कि वो मेरा महरम है अब। उसने गुजरते गुजरते उसको इशारा किया, जिसको पहले तो वो समझ ही ना पाई कि वो क्या कहना चाहता है, मगर फिर जब उसको समझ आया तो मज़ीद उलझ गई कि जो उसने समझा है क्या वो वही कह रहा है या उसको समझ नहीं आया ठीक से। अब वो जा चुका था और अपने पीछे आने का इशारा उसे क्यों करके गया था? शायद उसको किसी किस्म की हैरत हुई थी, मतलब दिलशेर ने ऐसा क्यों किया। उसने एक चोर नज़र इधर उधर डाली। सब अपनी बातों में मसरूफ़ थे। वो खामोशी से वहाँ से खिसक ली। दिलशेर एहान, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ये क्या था? क्या था ये? क्या था? वो अभी चेंज करके जा रहा था कि मैडम बोतल के जिन की तरह उसके पीछे पहुंच चुकी थी। तुमने कहाँ से सीखा ये फजूल किस्म के इशारेबाजियाँ करना? हाँ बोलो, कहाँ से सीखी तुमने ये फजूलियात? मैंने कौन सा फजूल इशारा कर दिया तुम्हें? सिंपली बात सुनने को कह रहा था मैं। वो अपने बाल नोच लेना चाहता था उस वक्त। खबरदार जो तुमने मुझे दोबारा ये लोफरों की तरह इशारे किए, वरना बहुत पिटोगे तुम। हानिया मुर्तज़ा, तुम मेरे किस गुनाह की सज़ा हो? वो ज़िद हो चुका था। ये तुम्हें पता होगा, गुनाह तुम्हारे हैं तो पता भी तुम्हें ही होगा कि किस गुनाह की सज़ा हूँ मैं। उसने आराम से कंधे उचकाए। मैं बहुत गुनाहगार सा बंदा हूँ, मगर याद करने पर भी मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसा कौन सा शदीद तरीन गुनाह सरजद हुआ है मुझसे, जिसकी पादाश में तुम मेरे सर पर नाजिल हुई हो। एक तो इशारे करते हो, ऊपर से फिर ड्रामे भी कर करके दिखा रहे हो। इशारे? इशारे? क्या इशारे कर दिए मैंने? ये लो, ये जो खुराफात जो मंगवाई थी ना तुमने, तो क्या सरेआम तुम्हें वहाँ थमा देता? उसने पलट कर कोट की जेब से सिगरेट का पैक निकाला। ये पकड़ो और चलती बनो यहाँ से, दिमाग ख़राब कर देती है मेरा। इशारे कर दिए तुम्हें मलका एलिज़ाबेथ को? मैं तो गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर लड़कियों को इशारे ही तो करता हूँ ना। जैसे मैंने ये सब काम जो तुम करवा रही हो ना कभी ख्वाब में भी नहीं किए। अब नहीं चाहिए ये। उसने सिगरेट का पैकेट उसकी तरफ वापस बढ़ाया। शायद महिमा की बातों का असर था। तो क्या वो कदम आगे बढ़ाने का सोच रही थी? क्यों? अब क्यों नहीं चाहिए? सुबह तो तुमने मेरा जीना हराम कर रखा था इसके लिए। वो अब उसको तकरीबन घूर रहा था। नहीं चाहिए। उसने नज़र चुराई। जब से आई थी पहली बार उसको एहसास हुआ था कि हो सकता है उसकी मदर ने उससे इस बारे में बात की हो। वो ये पूछना तो भूल ही गई थी जो बात वो उससे कर रही थी क्या वो
अपनी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने अपने बेटे से भी किया है? यकीनन नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो पहली फुर्सत में रिजेक्ट कर देगा उसको। एक बार गलती से उसने फियांसी बोल दिया तो कितना भड़क गया था वो। बहुत अच्छी बात है, लड़कियों को ये सब सूट भी नहीं करता। इस बार लहजा हलावत से भरपूर था। तुम फ्रेश हो जाओ, अब मैं चलती हूँ। उसके पास अब की बार कुछ नहीं था। पहली बार उसे कुछ झिझक सी महसूस हुई थी, वरना उसका उस बंदे के साथ बिना मर्द औरत के फर्क के बस एक अजीब सा ही रिश्ता बन गया था। मगर आज उसको ये एहसास शिद्दत से हुआ कि मुखालिफ एक मर्द है, और मर्द भी वो जो वजाहत से भरपूर था, जहानत से माला माल था, पुख्ता किरदार और अटल इरादों का मालिक था। ये भी तुम्हारे लिए। उसने सिगरेट का पैकेट वापस कोट की जेब में डाल दिया और साथ ही सोफे पर पड़े 2-4 बैग्स उठाकर उसकी तरफ बढ़ाए। ये क्या है? पहली बात तो ये कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे इतने दिनों में बिल्कुल एहसास नहीं हो सका कि मुझे तुमसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। अगरचे मुझे मालूम है कि मम्मी ने आपके लिए सब अरेंज कर दिया होगा, मगर फिर भी खैर, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यहाँ लाया था तो मुझे आपकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखना चाहिए था। फिर मसला था शॉपिंग का, जो कि तुम जानती हो मुझे बिल्कुल नहीं आती। तो बस मैंने सेल्स गर्ल को बोला कि कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स या जो भी ज़रूरी सामान होता है डेली यूज़ का, वो सब पैक कर दें। अब ये सब पता नहीं कैसा है या तुम क्या यूज़ करती हो, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। और आखिरी बात, इसमें जीन्स और टॉप शामिल नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं पहनता तो मैंने नहीं लिया। अगर तुम बुरा ना मानो तो यहाँ इन चीज़ों को अवॉइड करो, लेकिन अगर ना करना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी। तुम और कितने एहसान करोगे मुझ पर? उसने बैग्स पकड़ने को हाथ नहीं बढ़ाया था अभी तक। ये कोई एहसान नहीं है, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में आपको प्रोवाइड करना मेरा फ़र्ज़ था। जिन लोगों से अब तक मेरा वास्ता पड़ा है ना, उनके मुकाबले में तुम सब फरिश्तों जैसे, और जिस घर से मैं निकल कर आई हूँ उसके मुकाबले में तुम लोगों की हवेली किसी जन्नत से कम नहीं है। उसने पूरी ईमानदारी से कहा। घर जन्नत बनते हैं प्यार से, एहसास से, एतमाद से, इज़्ज़त से, खलूस और चाह से, और ये सब चीज़ें हमारी घुट्टी में शामिल की जाती हैं हमारे बड़ों की तरफ से। अब ये पकड़ो और जाओ। उसको पता नहीं कोई मसला होने लग जाता था उसके कमरे में हानिया ही वो वाहिद लड़की थी जो अंदर दाखिल हो सकती थी, उसकी मौजूदगी में अंदर आ सकती थी, वरना तो वो ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात रहता था। जा रही हूँ मैं, कौन सा कब्जा कर रही हूँ मैं तुम्हारे कमरे पर? उसके हाथ बैग्स तकरीबन झपट कर छीने थे उसने। तुम लाइलाज हो लड़की, इस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया लड़के। मोस्ट वेलकम हानिया मुर्तज़ा। इस बार उसने लड़की कहने से गुरेज किया था। औरत शेर, अब बहुत हो गया, चलो घर वापस। एक हफ्ते के बाद बिलाखिर आज उसकी जान हॉस्पिटल के इस बिस्तर से छूट ही गई थी, क्योंकि सुबह उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था हॉस्पिटल से। मोमिन शाह, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। उसका अंदाज बिल्कुल पुरसकून था। वो सब जान चुकी है औरत शेर, तूने बताया? उसने झटके से नज़रों का जाविया उसकी तरफ मोड़ा। मेरे बताने वाली बात थी जो मैं बताता। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे लगा कि जो बात मैं किसी से नहीं कर सकता वो बात मैं अपनी बीवी से शेयर कर सकता हूँ। जिस दिन तेरा एक्सीडेंट हुआ, मिराल ने उसको बताया। मेरे चले जाने के बाद वहाँ उसको बताना नागुज़ीर था। औरत शेर, कुछ लोग होते हैं जो शायद पोशीदा बातें और उन बातों के पीछे छुपी हिकमत अमली को नहीं समझ सकते। कुछ होते हैं, वो भी होते हैं जिन्हें कुछ खरे खोटे की पहचान नहीं होती, उन्हें सामने की चीज़ें भी दिखाई नहीं देती। फिर भी यार, जिस बात को मैं मंजर आम पर नहीं लाना चाहता था और जिसके लिए ये सब मैंने बर्दाश्त किया, वो पर्दे में ही रह जाती तो ज़्यादा अच्छा था। खैर, अब क्या हो सकता है। एक आखिरी काम कर दो, तुम ये केस खुद देख लो और यहाँ से जाकर पेपर्स वगैरह बनवा लो, मैं साइन कर देता हूँ। बकवास मत कर, दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए, और तुम दोनों के। मुझे पहले यही लगा था कि कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा, मगर अब ये सब मज़ीद काबिल कबूल नहीं है मेरे लिए। मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप, मेरा भाई, वो सब भी पिस रहे हैं। ऐसा घन चक्कर बनाऊँ कि इन सब में ढंग से 2 घड़ी अपनी मम्मी डैडी के पास भी नहीं बैठ सका। ये सब अगर ख़त्म होना ही है तो क्यों ना अच्छे तरीके से अभी कर दिया जाए। सिगरेट का पैकेट उठाते उसने सिगरेट निकाल कर सुलगाई। उसका ध्यान हटा तो मोमिन ने उसको महसूस करवाए बगैर जल्दी से ज़ायशा अमीर को मैसेज किया। अगले ही पल जवाब मौसूल हुआ। उसको यकीन दिलाओ कि वैसा ही होगा जैसा वो चाहता है, मगर उसको साथ लेकर आओ। ज़रूरत पड़े तो मेरी शादी की बात पर उसको इमोशनली ब्लैकमेल करो, मगर साथ लेकर आओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। मतलब एक और ट्रैप मौजूद था। मोमिन के तने हुए आसाब पल में ढीले पड़े। तुम सच में सीरियस हो? उसने ज़ायशा के बताए फार्मूले पर अमल करते बात का आगाज़ किया। तो और क्या, यहाँ मजाक चल रहा है? ओके, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, मगर अभी तुम मेरे साथ चलो। भाई ने पहले ही तुम्हारे हॉस्पिटल में होने की वजह से निकाह पोस्टपोन कर दिया। तुम जानते हो वो तब तक राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम घर पर नहीं होगे। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें फ़िलहाल के लिए अपने झंझट साइड पर रखकर भाई के बारे में सोचना चाहिए? वो हमारे लिए सबसे पहले होने चाहिए। उनकी ज़िंदगी का इतना अहम मौका है और हम यूं मुँह फुलाए अपनी अपनी जगह अपने अपने मसाइल में उलझे रहेंगे।
ठीक है, मगर सिर्फ भाई की शादी तक, उसके फ़ौरन बाद तुम्हें ये सब निपटाना होगा। ओके डन, मगर तुम शादी तक इस बात को बिल्कुल भूल जाओ और अच्छे मूड के साथ शादी अटेंड करोगे। दिलशेर लोग बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, दिलशेर लोग बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, तो हमें भी इस सब को साइड पर कर देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। हमारा भाई इतना तो डिज़र्व करता है यार कि हम उनकी शादी को एक यादगार इवेंट बनाएं, और उरद शेर रेहान से अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़र हमें कहाँ से मिलेगा। वैसे तुम पुलिस की जॉब छोड़कर ये भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, बको मत। एक तो मैं तुम्हारे लिए इतना ख्वार हुआ और अब मुझे चिढ़ा रहा है। मुझे हैरत नहीं होती अगर मेरी सिर्फ शादी होती, लेकिन मुझे हैरत हुई कि तेरी भी तो शादी थी, मगर तुझे सब भूला हुआ था। कैसे सब तुम्हें पकड़ पकड़ कर स्टेज पर लाकर बिठाते थे कि उरद शेर तुम खुद दुलाओ, बैठ जाओ। अच्छा अब ज़्यादा दांत मत निकालो तुम, और इस बार मैं फ्री नहीं करूँगा ये सब। मतलब तू अब हमसे पैसे लेगा? बिल्कुल, तू घर चल बेटा, तेरे लिए भाई ब्लैंक चेक साइन करके रखेंगे।